मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सालों तक जॉब की है। कराची का शायद कोई ही हिस्सा ऐसा हो जहाँ पे मैंने काम ना किया हो। बात ये थी कि जो मेरा ताल्लुक़ था वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से था, और वो जो कंपनी थी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे, मुख्तलिफ़ साइट्स पे ना सिर्फ मुझे भेजा करती थी, बल्कि अक्सर औक़ात रात के टाइम में, दिन के टाइम में भी मुझे वहाँ पे रुकना पड़ता था। इस दौरानिए में जबकि मैं सालों तक मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ साइट्स पे टाइम गुजारता रहा, मेरे साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए जिनसे बाहर निकलना या जिनके डर से बाहर निकलना मेरे लिए अब तक मुमकिन नहीं है। उन वाक़यात में से दो वाक़यात ऐसे हैं जो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अरसे पहले कराची का जो सुपर हाईवे है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की डीलरशिप बन रही थी, और इत्तफाक से ये जो डीलरशिप बन रही थी, शायद कराची के लोग इससे वाकिफ़ हों, तो मैं वहाँ पे अपनी जॉब अंजाम दे रहा था। मेरे जो सराउंडेड लोग थे, या ख़ास तौर पे वहाँ पे जो चौकीदार हुआ करता था, वो कहता था कि साहब कोशिश किया करें कि असर की नमाज तक या मगरिब से पहले पहले यहाँ से रवाना हो जाएं। अब जब भी वो मुझसे इस तरह की बात किया करता था, तो यकीनन मैं सोचा करता था कि वो ऐसा क्यों कहा करता है। एक दफ़ा मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बार बार जल्दी जाने के लिए या मगरिब से पहले निकलने के लिए मजबूर क्यों करते हो। तो वो कहने लगा कि साहब बात इस तरह से है कि ये जो जगह है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, एक तो ये हाईवे है, इसके सराउंडेड कोई भी आबादी वगैरह मौजूद नहीं है, और इसके करीब जवान में जो भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे भी झाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पे चोरी डकैती या इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। बात सिर्फ चोरी डकैती की नहीं है, इसके साथ साथ भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुसलसल पेश आया करते हैं। अब जब उसने दूसरी वाली बात की, तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह के वाक़यात की बात कर रहे हो। तो कहने लगा कि साहब मैं आपको नहीं बताना चाहता, अगर कभी आपको यहाँ पे रुकना पड़ा तो आपको पता चल जाएगा। अब आप इसे किस्मत कहें या मेरी बदकिस्मती कहें कि इत्तफाक से उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि आज यहाँ पे यानी इस साइट पे लेट नाइट तक या हो सकता है सुबह तक काम करना पड़े। खैर, काम करने का मसला नहीं था, बात ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पे रात गुजारूं, क्योंकि कुछ अजीब सी वाइब्स थी जो मुझे उस एरिया से, ख़ास तौर पे बैक साइड से आया करती थी। बहरहाल जब मैनेजमेंट ने मुझे ज़ोर दिया और मुझे मजबूर किया गया कि मैं वहाँ पे रुकूं और रात में काम करूं, तो मेरे पास वहाँ पे रुकने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। ऐसा ही हुआ कि मैं उसी रात जब वहाँ पे रुका, तो इस पूरे प्रोजेक्ट पे या पूरी साइट पे मेरे अलावा मेरा एक दोस्त था और दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो गेट के बाहर मौजूद थे। अब ये जो डीलरशिप थी, या जिसे आप शोरूम भी कह सकते हैं, इसका जो ग्राउंड का हिस्सा था वहाँ पे डिस्प्ले मौजूद था, जबकि इसकी जो बैक साइड थी वहाँ पे सर्विस एरिया था। अगर आप उस सर्विस एरिया से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाएं, तो वहाँ पे इनका गोडाउन मौजूद था, जिसे आप पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि नीचे के हिस्से में तो लाइट मौजूद थी, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा था मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था। और ना सिर्फ अंधेरे में डूबा हुआ था, बल्कि वहाँ की जो तामीरात थी बहुत स्लो स्लो चल रही थी। खैर, रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं और मेरा जो दोस्त था, जिसे आप मेरा कुलीग भी कह सकते हैं, हम लोग बैठे हुए शोरूम के अंदर यानी डिस्प्ले में खाना खा रहे थे। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से लगा कि ये जो बैक साइड का एरिया है, जिसे आप सर्विस एरिया भी कह सकते हैं, वहाँ पे शायद कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा है। एक तो वैसे ही ये साइट थी, खुला एरिया था, तो यहाँ पे जो आवाज़ें हैं वो बहुत आसानी से गूंजा करती थीं। अब खाना खाते खाते जैसे ही हम लोगों को किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार चलो चल के देखते हैं
आखिर क्या मसला है। मेरा जो दोस्त था वो मुझे मना करने लगा। वो कहने लगा कि पीछे की तरफ इतनी रात में अकेले जाना ठीक नहीं है, बेहतर यह है कि हम किसी गार्ड को बता दें या अपने साथ गार्ड को लेके पीछे जाएं। अब उसकी ये जो बात थी ये बहुत माकूल बात थी और मैंने फ़ौरन से गार्ड को आवाज़ दी और उस गार्ड को लेके अपने कुलिक की हमरा पीछे की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे हम लोग पीछे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी पीछे की तरफ मौजूद है शायद ये कोई औरत है जो बुरी तरह चीख रही है या फिर चीख चीख के रो रही है। बहरहाल जैसे ही हम लोग सर्विस एरिया के अंदर एंटर हुए और हमारी नज़र सर्विस एरिया की तरफ पड़ी तो वहाँ की उस वक्त लाइट बंद थी। बहरहाल जैसे ही हम उस एरिया के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले हमने लाइट खोली। जैसे ही हमने लाइट खोली तो हमने देखा कि जहाँ आखिर में स्टेयर्स मौजूद हैं उन स्टेयर्स के ऊपर से चलता हुआ कोई ऊपर की तरफ जा रहा है। बहरहाल इन 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर जबकि हमने उसको देखा तो हमने देखा कि एक औरत है जो स्टेयर्स से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ भागी चली जा रही है। इतनी रात में इस शोरूम के अंदर इस बैक साइड पे जो कि बेसिकली बाउंड्री वॉल पे मुहित था, किसी औरत का सर्विस एरिया में नज़र आना और ना सिर्फ नज़र आना बल्कि नज़र आने के बाद सीढ़ियों से होते हुए अंधेरे की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाना, ये जो बात थी कुछ समझ से बाहर थी। बहरहाल क्योंकि हमारे साथ गार्ड मौजूद था तो हम लोग भी भागते हुए उस औरत के पीछे ऊपर चढ़ने लगे। अब ऊपर का जो एरिया था वो मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। जैसे ही हम लोग स्टेयर से होते हुए छत की तरफ या जहाँ पे आप कह सकते हैं पार्किंग एरिया की तरफ आए तो हमने देखा ये जो पार्किंग एरिया है इस पार्किंग एरिया के बिल्कुल बीच में यानी कि मिडिल में एक बहुत बड़ा सा पानी का ड्रम रखा हुआ है और उस ड्रम के बराबर में तकरीबन 4 या 4.5 फीट के दरमियान कद वाली कोई औरत खड़ी हुई है और अंधेरे में जितना नज़र आ रहा है उसके मुताबिक उस औरत ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे ही इतनी रात में इस अंधेरे में किसी औरत को हम लोगों ने पार्किंग एरिया में देखा तो जो हमारे साथ गार्ड मौजूद था उसके पास टॉर्च भी था। उसने फ़ौरन से टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च की लाइट उस औरत के ऊपर मारी तो उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के चेहरे पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं और उसके चेहरे की जो स्किन है यानी इसके जो गाल हैं वो बाकायदा लटके हुए हैं। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आंखों की आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। कुछ अजीब मखलूक थी जो हम तीनों के सामने ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि वो अजीब अजीब तरह की अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी। खैर सच्ची बात है मैं तो डर चुका था और मुझे जो भी कुरानी आयत आती थी ख़ास तौर पे जो आयतल कुर्सी थी मैंने उसका जिक्र शुरू कर दिया था। मेरी देखा देखी जो मेरा कोलिग था उसने भी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब यहाँ पे मज़ीद रुकना या इसके पीछे जाना ठीक नहीं है। कहा जाता है कि इस पूरे एरिया में इस इलाके में ख़ास तौर पे सुपर हाईवे पे इस तरह के छलावे या इस तरह के शेप शिफ्टर्स नज़र आया करते हैं। खैर सीधी सी बात है हम लोग जल्दी से वापस नीचे उतरे और सीधा निकलते हुए गेट से बाहर की तरफ आ गए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग गेट के बाहर खड़े रहे और इस दौरानिए में मुतादिद बार उस औरत के रोने की या चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। अच्छा ये रात तो जैसे तैसे गुजर गई। उसके 3 या 4 दिन के बाद इत्तफाक से किसी और काम से हम दोनों को यानी मुझे और मेरे कुलिग को दोबारा से ना सिर्फ यहाँ पे रुकना था बल्कि यहाँ पे रुकने के साथ साथ ये जो बैक साइड का एरिया था जो कि सर्विस एरिया के भी पीछे की तरफ मौजूद था वहाँ पे जाके कुछ काम करना था। अब सर्विस एरिया की जो बैक साइड पे एरिया था वो चारों तरफ खुला एरिया था और बीच में इक्का दुक्का दरख्त मौजूद थे। खैर मैं और मेरा कुलिग रात के तकरीबन 9:30-10 बजे वहाँ पे बैठे हुए थे
और जो भी काम हमें दिया गया था वो काम कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी आंख थी जो हमारे सामने कुछ लकड़ियों में लगी हुई थी। और रात के टाइम में आग जलाने का मकसद सर्दी से बचना नहीं था, बल्कि आग जलाने का मकसद ये था कि वहां पे बहुत ज्यादा मच्छर मौजूद थे। आमतौर पे लोग मच्छरों से बचने के लिए भी गर्मी के सीजन में भी लकड़ियों में आग लगा लिया करते हैं। बहरहाल हम दोनों वहां पे बैठे हुए थे और जो भी हमारा काम था वो कर रहे थे कि इसी दौरानिए में हमें ऐसा लगा कि जहां पे वो दरख्त मौजूद हैं उन दरख्तों के पीछे से जल्दी से कोई निकला है और निकलता हुआ दीवार की तरफ या सीढ़ियों की तरफ चलता चला गया है। अब मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा लगा है, लेकिन मेरे दोस्त का भी कहना था कि कॉर्नर ऑफ द आई से उसको महसूस हो रहा था जैसे एकदम से कोई दरख्त के ऊपर से उतरा है या दरख्त के पीछे से निकला है और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया है। खैर, हम लोगों ने जब आगे पीछे देखा, इधर उधर का जायजा लिया, तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। हम दोबारा से जो भी हमारे पास फाइल्स वगैरह मौजूद थी टॉर्च की रोशनी में उन पे नज़र मारने लगे और जो भी हमारे पास मैप वगैरह मौजूद था या जो भी नक्शा पास हुआ था उस पे हम लोग नज़र मारने लगे। अब जैसे ही हम लोगों ने दोबारा से उस मैप की तरफ या उस कागज़ के पेपर की तरफ देखना शुरू किया तो एकदम से हमें किसी औरत के हमिंग करने की या अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब मैंने फ़ौरन से अपनी गर्दन ऊपर की और सीधा उन दरख्तों की तरफ देखना शुरू किया। जब मैंने दरख्तों की तरफ देखना शुरू किया तो जो मेरा दोस्त था वो भी उस तरफ देखने लगा। हम दोनों ने देखा कि उन दोनों दरख्तों के दरमियान एक तकरीबन 10 या 11 साल की बज़ाहिर बच्ची लगती है जो खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसके जो बाल हैं बड़े बिखरे बिखरे से, बड़े गंदे संदे बाल लग रहे हैं और बज़ाहिर देखने से वो कोई मांगने वाली या इस तरह की बच्ची लग रही है। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो बच्ची थी वो अंधेरे में खड़ी हुई थी। हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी जो उस पर पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो आंखें थीं वो कुछ इस तरह से स्पार्क कर रही थी जैसे ये उसकी आंखें नहीं हैं बल्कि उसकी आंखों की जगह पे 2 छोटे छोटे से बल्ब मौजूद हैं। अभी जबकि हम उस बच्ची की तरफ देख रहे थे या उसको समझने की या उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि देखते ही देखते वो जो बच्ची थी एकदम से ना सिर्फ दरख्त के ऊपर चढ़ी बल्कि उसने दरख्त पे चढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को इस्तेमाल किया जैसे कि आमतौर पे चौपाहे चढ़ा करते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंसान के रूप में कोई जानवर है जो दरख्त पे चढ़ रहा है। अब जैसे ही हम लोगों ने कुछ अजीब से तरीके से उसको दरख्त के ऊपर चढ़ते हुए देखा तो हम दोनों उठे, जो भी हमारे पास फाइल्स वगैरह मौजूद थी, जो अभी टॉर्च वगैरह था, उस सब को वहीं फेंका और जैसे तैसे भागते हुए फौरन से गेट से बाहर की तरफ आ गए। ये कुछ अरसे के अंदर बैक टू बैक वाकयात थे जो ना सिर्फ हमारे साथ उस साइट पे, उस शोरूम में पेश आए थे, बल्कि हमें क्लियरली मैसेज दिया जा रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है अपना काम मुकम्मल करें और यहाँ से चले जाएं। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और इत्तफाक से मुझे किसी काम से रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जाना पड़ा। अब क्योंकि मेरा जो काम था या मेरे काम की जो नेचर थी वो थी ही इस तरह की कि मुझे कभी भी कॉल किया जा सकता था। बहरहाल जब मैं अपने घर से कोरंगी क्रॉसिंग जाने के लिए निकला तो आप कह सकते हैं कि मैं शारा फैसल से होता हुआ बिल्लोश कॉलोनी की तरफ गया और वहाँ से जो फिर एक रास्ता अंदर से होता हुआ कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जाया करता है, मैंने उसका इस्तेमाल शुरू किया। अब रात के इस टाइम में ख़ास तौर पे उस सड़क पे या उस एरिया में ट्रैफिक ना होने के बराबर हुआ करती है, तो वैसे ही था, वहाँ पे ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद था। जैसे ही मैं कोरंगी क्रॉसिंग के पुल से नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि पुल से उतरते ही मुश्किल से 40 या 50 फीट के फासले पे लेफ्ट साइड पे कोई खड़ा हुआ है
और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है वो बहुत लंबा सा है, यानी कि तकरीबन 7 या 8 फीट के दरमियान उसका कद है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो जो भी खड़ा हुआ है उसका धड़ तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आ रहा। शायद उसने अपने चेहरे पे या अपने पूरे जिस्म पे चादर डाल रखी थी, और ये जो चादर थी ये सिर्फ ब्लैक कलर की चादर थी और कुछ अजीब तरीके की चादर थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा होने के बावजूद भी ये चादर ना सिर्फ चमक रही है, बल्कि एक अजीब सी रोशनी है जो इस चादर में से या उस शख्स में से निकल रही है। अब जैसे ही पुल से उतरते हुए मैं बाइक चलाता हुआ उसके मजीद करीब पहुंचा, तो मेरे उसके सामने या उसके बिल्कुल करीब पहुंचने से पहले पहले उसकी जो चादर थी, जो कि एक चमकती हुई ब्लैक कलर की चादर थी, वो उसके जिस्म से या उसके वजूद से नीचे गिर गई। जैसे ही यह चादर उसके वजूद से नीचे गिरी तो जो मंजर मैंने देखा वो इस कदर खौफनाक मंजर था कि आज भी जब मैं उस मंजर को याद किया करता हूं तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि जैसे मेरा बचना मुमकिन ना होगा। मैंने देखा कि एक तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान कद का कोई आदमी है। उसका जो वजूद है वो बहुत भारी वजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई लंबा, बहुत ही चौड़ा आदमी है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका धड़ तो मौजूद है, लेकिन उसके धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है, यानी गर्दन और उसके ऊपर का जो हिस्सा है, वो मौजूद नहीं है। यानी मेरे सामने जो मखलूक खड़ी हुई है या जिस मखलूक के सामने से मैं गुजरता चला जा रहा हूं, वो एक सरकटा है। बस जैसे ही मैंने उस सरकटे को या उस आदमी को देखा तो उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने बाइक को बहुत तेजी के साथ न सिर्फ भगाना शुरू कर दिया था, बल्कि मेरे उस जगह या उस पॉइंट पहुंचने से पहले पहले मुझ पे शदीद सर्दी तारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर या मेरे करीब जवार में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। जब मैं अपनी उस साइड पे या उस पॉइंट पे पहुंचा तो मुझे 103 या 104 बुखार हो चुका था। तकरीबन अगले 10 से 12 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और इस दौरानिये में मुख्तलिफ उलमाए कराम ने, मुख्तलिफ मेरे जानने वालों ने मुझ पे मुसलसल दम दुरूद किया।